हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। एनआईएस पर मैं आपसे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है व्यूअर्स का। अभी भी अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर एनआईएस के बारे में तो सबसे ऊपर जो वीडियो है वो मेरी ही वीडियो खुल करके आएगी। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी व्यूअर्स को। दोस्तों ये वीडियो भी एनआईएस के बारे में ही है। आप जैसा कि जानते होंगे एनआईएस के 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 जून से स्टार्ट हो रहा है और 10 जून से स्टार्ट होकर वो 9 जुलाई 2020 तक रजिस्ट्रेशन उसका ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, एनएसएनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nsnis.org। वहां पर इसका सर्कुलर आ गया है और वहीं आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपको ये कोर्स करना है तो। दोस्तों एनआईएस ने अपने इस सेशन में इस कोर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एज क्राइटेरिया में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। आपका जो रिटन एंट्रेंस टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के मार्क्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स हैं, इन सभी में थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए हैं। तो क्या चेंजेस आए हैं ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मैं किन किन पॉइंट्स पर बताऊंगा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा एज क्राइटेरिया के बारे में। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज रिटन टेस्ट, दूसरी चीज है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स। रिटन टेस्ट जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स होंगे। और स्पोर्ट्स अचीवमेंट यानी जिस भी लेवल का आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या जिस लेवल तक आपने पार्टिसिपेट किया है उसके आपको 20 में से मार्क्स दिए जाएंगे। और एक होगा आपका वर्चुअल इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इन चारों चीजों को मिलाकर टोटल 100 मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, इन 100 मार्क्स से अलग एक आपका फिजिकल टेस्ट भी दोस्तों होगा जिसे क्वालिफाई करना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट के आपको कोई अलग से मार्क्स नहीं दिए जाएंगे लेकिन इसे क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आपके मान लेते हैं ये जो मैंने 100 मार्क्स ऊपर आपको बताए हैं, इन 100 मार्क्स में से आपके 90 मार्क्स भी आ जाते हैं लेकिन आपने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया है तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही किसी के 100 में से 70 मार्क्स आते हैं लेकिन उसने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से होना है। सिलेबस के बारे में बताऊंगा मैं आपको, एंट्रेंस के, फिजिकल में कौन सा टेस्ट होगा, किस किस तरह से होगा, ये सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए फर्स्ट, कैटेगरी ए सेकेंड, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। दोस्तों ये जो कैटेगराइजेशन किया गया है ये कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बेसिस पर किया गया है। तो मैं आपको 1 बाय 1 चारों कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी ए फर्स्ट की। दोस्तों कैटेगरी ए फर्स्ट एक स्पेशल कैटेगरी है, ये एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 10+2, यानी कैंडिडेट ने 12th कंप्लीट कर ली हो। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट में या तो कैंडिडेट ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक्स में, या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता हो, या कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक स्पोर्ट्स अचीवमेंट कैंडिडेट के पास है और इसके साथ साथ कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 है तो वो कैंडिडेट इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक स्पेशल कैटेगरी है एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दोस्तों कोई भी रिटन एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एडमिशन होगा इस कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे। बस अगर ये कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हैं जैसा कि मैंने ऊपर बताया तो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स का एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, हर गेम के अंदर कैटेगरी ए फर्स्ट के कैंडिडेट्स के लिए 2 सीट्स रिजर्व हैं। एक है मेल कैंडिडेट की सीट और दूसरी है फीमेल कैंडिडेट की सीट। इन केस अगर एक गेम के अंदर एक से ज़्यादा मेल कैंडिडेट या एक से ज़्यादा फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, उस सिचुएशन में देखा जाएगा कि किसके पास ओलंपिक्स में मेडल है, उसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके पास सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल होगा। थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी जिसका ओलंपिक्स में सिर्फ पार्टिसिपेशन होगा, मेडल नहीं होगा।
और फोर्थ प्रेफरेंस पे उन कैंडिडेट्स को रखा गया है जिनके पास कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है। तो ये उसी केस में होगा अगर किसी एक गेम में मान लेते हैं कि फुटबॉल में ही 2 मेल कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं या 2 फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर देती हैं, तो क्योंकि सीट एक के लिए ही रिजर्व है इसलिए ये चारों चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ भी स्कोर टाई होता है दोनों का तो क्या किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि दोनों कैंडिडेट्स में से कौन से कैंडिडेट की एज ज़्यादा है। जिसकी एज ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन पहले किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कैटेगरी ए फर्स्ट के बारे में बता दिए। अब दोस्तों बात करते हैं कैटेगरी ए सेकंड की। कैटेगरी ए सेकंड के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 यानी 12th कंप्लीट कर ली हो कैंडिडेट ने। और इसके अलावा अगर स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में कैंडिडेट ने पार्टिसिपेशन किया हो नीचे दिए गए किसी भी 5 गेम्स में, जैसे कि या तो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो या एशियन गेम्स या सीनियर एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो या कॉमनवेल्थ या सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया हो या यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया हो। और इसके साथ साथ अगर 10+2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो कैटेगरी ए सेकंड के अकॉर्डिंग कैंडिडेट एलिजिबल हो जाता है ये कोर्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये जो ए सेकंड कैटेगरी है इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने कैटेगरी ए फर्स्ट में बताया था रिटर्न एंट्रेंस उन्हें नहीं देना, लेकिन कैटेगरी ए सेकंड के स्टूडेंट को रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और पूरे उसी प्रोसीजर से होकर गुजरना होगा जिससे बाकी के सभी कैंडिडेट्स गुजरेंगे। फर्क बस इतना है कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम थर्ड कैटेगरी की यानी कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन, यानी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो किसी भी स्ट्रीम में। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट में या तो आपने पार्टिसिपेट किया हो किसी भी मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन में या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप्स में या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में या आपने 2 टाइम्स पार्टिसिपेट किया हो या तो रिकॉग्नाइज्ड जूनियर या यूथ नेशनल चैंपियनशिप में या इंटर सर्विसेज इंटर रेलवे चैंपियनशिप में या ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में या आपने पार्टिसिपेट किया हो 2 टाइम्स खेलो इंडिया यूथ या खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में। ठीक है, तो ये थी कैटेगरी बी। अब बात कर लेते हैं चौथे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यानी कि कैटेगरी सी। दोस्तों ये जो कैटेगरी सी है ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट में या तो कैंडिडेट मेडल विनर हो नॉर्थ ईस्ट गेम्स में या नॉर्थ ईस्ट गेम्स में 2 टाइम्स पार्टिसिपेशन हो या कैंडिडेट कैटेगरी बी में जो मैंने अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है वो क्राइटेरिया अगर नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट फुलफिल करता है तो भी वो एलिजिबल हो जाता है ये कोर्स करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बात की हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया दोस्तों पिछले साल तक क्या था, 23 से लेकर 35 ईयर्स तक था, यानी कि 23 साल से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था कुछ कैंडिडेट्स को, लेकिन अभी कुछ चेंजेस आए हैं। 23 से इसे घटाकर 21 कर दिया गया है, यानी कि अगर आपकी एज 21 साल भी है तो भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार क्या होता था, आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी होते थे, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होती थी कि आप अप्लाई कर सकें, लेकिन अंडर एज होने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है एक तरह से कि 21 ईयर्स की एज हो गई है सभी कैंडिडेट के लिए, मिनिमम 21 होनी चाहिए, 21 से लेकर 35। और जो अपर एज लिमिट है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कैंडिडेट्स को। वो क्या रिलैक्सेशन है इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा। ये जो एज में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा ये उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिन्होंने या तो पार्टिसिपेट किया हो ओलंपिक गेम्स में या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशियन गेम्स में या सीनियर एशियन चैंपियनशिप में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, या वो कैंडिडेट जो बिलोंग करते हो एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में, या वो कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी में अभी प्रेजेंट में सर्विस में हो या एक्स सर्विसमैन हो इंडियन आर्मी के। ठीक है, तो दोस्तों ये बात की हमने एज क्राइटेरिया की। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपका किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, सिलेक्शन के 5 बेसिस हैं। सबसे पहले आपका 60 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद 10 मार्क्स में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्क्स दिए जाएंगे, उसके बाद 20 मार्क्स का आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट का आपको मार्क्स दिए जाएंगे और उसके बाद एक वर्चुअल इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 4 चीजें हो गई। इनसे अलग
एक चीज़ और होगी, आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा जिसे क्वालिफाई करना जरूरी है। तो अब इन पांचों चीज़ों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिटन टेस्ट की। दोस्तों जो आपका रिटन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होगा उसमें 5 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट। इसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपका जो भी गेम है उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, गेम में यूज होने वाली एब्रीविएशंस पूछी जा सकती हैं, कौन कौन से टेक्निकल रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ग्राउंड के बारे में, कोर्ट के बारे में या जिस भी अरीना में वो गेम खेला जाता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह की ग्रास यूज होती है या कोर्ट है तो किस मटेरियल से बना हुआ होता है वो, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इक्विपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके गेम में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, क्या क्या नाम है, बहुत ही बारीकी के साथ ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। और आपका जो भी स्पेशलाइज्ड गेम है उसमें किस किस फॉर्मेट में कंपटीशन होते हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा जनरल नॉलेज। इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, मतलब कि स्पोर्ट्स में क्या किस तरह का एडवांसमेंट हो रहा है, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, रूरल स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कीम्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम्स इंडिया के अंदर भी चल रही हैं, जैसे कि खेलो इंडिया ही है, ये एक स्पोर्ट्स प्रमोशन स्कीम है। और इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा टॉपिक होगा दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड। इसमें से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में आपके न्यूमेरिकल फॉर्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है उसमें, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा मेरे चाचा के दादा के बहन के बेटे, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना रिलेशनशिप वाले, वो रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। सीक्वेंशियल क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स को सीक्वेंस में लगाना है, या न्यूमेरिकल फॉर्म के भी सीक्वेंस में लगाने के क्वेश्चन आते हैं, बीच में कितने का डिफरेंस है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। डायग्रामेटिक, जैसे पिक्चर की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पिक्चर अच्छी तरह से इस वाली कंडीशन को डिनोट कर रही है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग के। और जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के ही होंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि 12th लेवल तक के स्टूडेंट का जो लेवल होता है उसी स्टैंडर्ड के होंगे। और इसके अलावा जो आपका कोचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉल्ट फाइंडिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, या प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब कोई सिचुएशन दी जा सकती है कि ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एज अ कोच आप क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और चौथा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों लैंग्वेज में आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन आ सकते हैं, इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब कुछ आ सकते हैं आपके। ठीक है। और पांचवा जो टॉपिक होगा आपका वो होगा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। यहाँ से दोस्तों आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सारी जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए, खास तौर से MS एक्सेल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एक्सेल से अलग आपको वर्ड की, पावर पॉइंट की, इन सब की भी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पूरे के पूरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, खास तौर से MS एक्सेल की। और कंप्यूटर में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी और इंटरनेट पर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये बात की हमने रिटन एंट्रेंस टेस्ट की जो कि 60 मार्क्स का था। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिनके पास BPEd की या तो डिग्री है या उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई डिग्री है, फिजिकल एजुकेशन से अलग किसी भी सब्जेक्ट में। इन कैंडिडेट्स को 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। सेकेंड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके पास MPEd की डिग्री होनी चाहिए या आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में MBA किया हो। अगर आपके पास ये डिग्रीज हैं तो आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में या तो MPhil की हो या PhD की हो तो आपको पूरे 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स अचीवमेंट के जो आपको मार्क्स दिए जाएंगे वो कितने में से मिलेंगे, मतलब 20 मार्क्स में से मिलेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन किस तरह से मिलेंगे, किस लेवल के सर्टिफिकेट पे आपको कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, इसके बारे में दोस्तों डिटेल में बात कर लेते हैं।
दोस्तों स्पोर्ट्स अचीवमेंट के जो मार्क्स अलॉट किए जाएंगे उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 20 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकेंड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 10 मार्क्स दिए जाएंगे और फोर्थ कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स दिए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। फर्स्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट में या तो आपने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया हो, या आप मेडल विनर हो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, या आप गोल्ड मेडल विनर हो या तो एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में। अगर इनमें से कोई भी एक स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास है तो आपको पूरे 20 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी है 15 मार्क्स की। इसके अकॉर्डिंग आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपके पास सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल हो एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में, या आप मेडल विनर हो सीनियर एशियन चैंपियनशिप्स में या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप्स में, या आप मेडल विनर हो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप्स में, या आप मेडल विनर हो यूथ ओलंपिक्स में या जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, या आप मेडल विनर हो वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में या वर्ल्ड पुलिस गेम्स में। इनमें से अगर कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास है तो आपको 20 में से 15 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड कैटेगरी, जिसमें आपको 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। थर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने या तो पार्टिसिपेट किया हो एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ गेम्स में या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशियन चैंपियनशिप में या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। इनमें से किसी में पार्टिसिपेट किया हो तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, या आप मेडल विनर हो SAAF या सार्क गेम्स में, या आप मेडल विनर हो नेशनल गेम्स में, या आप मेडल विनर हो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, या आपने पार्टिसिपेट किया हो सिर्फ यूथ ओलंपिक गेम्स में या जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में या वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में या वर्ल्ड पुलिस गेम्स में या वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। इनमें से अगर कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपके पास है तो आपको 20 में से 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और लास्ट है फोर्थ कैटेगरी। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे अगर उनका पार्टिसिपेशन है सिर्फ SAF में या सार्क गेम्स में, या वो मेडल विनर है या तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप जो होती है उसमें, या जूनियर और यूथ नेशनल्स में, या खेलो इंडिया के जो गेम्स होते हैं स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स या यूनिवर्सिटी गेम्स, इनमें से किसी में उसके पास मेडल हो। तो अगर इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 20 मार्क्स में से। तो दोस्तों ये बात की हमने स्पोर्ट्स अचीवमेंट की जिसके आपको 20 में से मार्क्स अलॉट होने थे। अब बात करते हैं वर्चुअल इंटरव्यू की। दोस्तों ये सब कुछ होने के बाद आपका एक वर्चुअल इंटरव्यू भी होगा। वर्चुअल इंटरव्यू जो होगा आपका वो वेबिनार के थ्रू होगा, मतलब आपका जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है ना उस तरह से ही होगा। स्काइप के थ्रू हो सकता है या किसी दूसरी ऐप वेब के थ्रू हो सकता है, तो जैसे भी होगा आपको उस समय इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो वर्चुअल इंटरव्यू आपका 10 मार्क्स का होगा, उसके आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये बात की हमने वर्चुअल इंटरव्यू की। यहाँ तक आपके टोटल 100 मार्क्स हो गए हैं। 100 में से आपने जितने भी मार्क्स गेन किए हो उसी के बेस पर मेरिट लगेगी। लेकिन उससे पहले आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा जिसे क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर फिजिकल टेस्ट आप क्वालिफाई नहीं करते, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उसमें, तो आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करना जरूरी है। अब फिजिकल टेस्ट की क्या डिटेल्स है, किस तरह से होगा, वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। दोस्तों जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपसे 5 अलग अलग मोटर एबिलिटी टेस्ट कराए जाएंगे। कौन कौन से टेस्ट आइटम्स हैं मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहला टेस्ट होगा 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, ये आपकी स्पीड चेक करने के लिए कराया जाएगा। दूसरा टेस्ट होगा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ये आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कराया जाएगा। तीसरा टेस्ट होगा शटल रन 6x10, ये आपकी एजिलिटी चेक करने के लिए कराया जाएगा। चौथा टेस्ट आइटम होगा बेंट एंड रीच, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए कराया जाएगा। और पांचवा टेस्ट आइटम होगा आपका 1600 मीटर रनिंग। तो ये 5 टेस्ट आइटम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें क्वालिफाई नहीं करते तो दोस्तों आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा कोर्स में। ठीक है, अब क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं अलग अलग टेस्ट के, मैं आपको वो बता दूं। जो सबसे पहला टेस्ट है 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट, इसे क्वालिफाई करने के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे कम है उन्हें इसे 4.80 सेकेंड्स में पूरा करना है। इसी तरह से मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे ऊपर है उन्हें इस टेस्ट को 5.00 सेकेंड्स में पूरा करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स को जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे कम है उन्हें 5.0 सेकेंड्स में टेस्ट पूरा करना है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे ऊपर है उन्हें 5.80 सेकेंड्स में ये टेस्ट पूरा करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट स्टैंडिंग ब्रॉड जंप,
इसे क्वालिफाई करने के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 30 इयर्स या उससे कम है, उन्हें इसे 1.60 मीटर तक करना है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में डिस्टेंस चेक की जाती है, आपने कितनी दूर तक जंप किया है, तो 1.60 मीटर कम से कम होना चाहिए उन मेल कैंडिडेट्स का जिनकी एज 30 इयर्स या उससे कम है। और इसी तरह से वो मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है, उनके लिए 1.40 मीटर है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को क्वालिफाई करने के लिए। इसी तरह से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 30 इयर्स या उससे कम है, उन्हें 1.40 मीटर तक करना है। और जिन फीमेल कैंडिडेट्स की एज 30 इयर्स से ज़्यादा है, उन्हें कम से कम 1.20 मीटर तक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करनी है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगी। ठीक है। और ये जो तीसरा टेस्ट आइटम है शटल रन 6x10, इसमें 10 मीटर की 6 शटल रन कराई जाएंगी। इसे क्वालिफाई करने के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 30 इयर्स या उससे कम है, उन्हें इसे 16.50 सेकेंड्स में पूरा करना है। और मेल कैंडिडेट जिनकी एज 30 इयर्स से ऊपर है, उन्हें 17.50 सेकेंड में पूरा करना है। इसी तरह से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 30 इयर्स या उससे कम है, उन्हें 17.50 सेकेंड्स में पूरा करना है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 इयर्स से ज़्यादा है, उन्हें 18.50 सेकेंड्स में इसे पूरा करना है। और चौथा टेस्ट आइटम होगा बेंट एंड रीच। ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए आपके कराया जाएगा। इसे क्वालिफाई करने के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इस टेस्ट को करना है 4 सेंटीमीटर तक, यानी 4 सेंटीमीटर तक उनकी रीच होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो फ्लेक्सिबल हैं। इसी तरह से वो मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है, उन्हें 2 सेंटीमीटर तक करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे कम है, उन्हें 4 सेंटीमीटर तक करना है। और फीमेल कैंडिडेट जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, उन्हें 2 सेंटीमीटर तक ये टेस्ट करना है, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगी। ठीक है। और ये जो लास्ट है 5वां टेस्ट आइटम 1600 मीटर रनिंग, ये आपकी एंड्योरेंस चेक करने के लिए कराया जाएगा। इसे क्वालिफाई करने के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे कम है, उन्हें 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स में टेस्ट पूरा करना है। और वो मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, उन्हें 8 मिनट्स में पूरा करना है टेस्ट। ठीक है। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर्स या उससे कम है, उन्हें 9 मिनट्स में पूरा करना है ये टेस्ट। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है, उन्हें 9 मिनट्स 30 सेकेंड्स में टेस्ट पूरा करना है। ठीक है। तो दोस्तों ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब क्या होगा, ये सब कुछ होने के बाद मान लेते हैं आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, आपने फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया और आपके रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स हैं और सब कुछ मिलाकर मतलब फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाता है अगर, तो क्या होगा, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी शो करना होगा जिस समय आप एडमिशन के लिए वहां पर जाएंगे। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, जो भी वहाँ के वो होते हैं मेडिकल ऑफिसर, उनकी स्टाम्प लगी होनी चाहिए उस पर और उनके सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होने चाहिए उस मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है। अभी एक चीज़ और बच रही है दोस्तों, सीट्स। कौन से गेम में किस सेंटर में कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में भी मैं आपको दोस्तों डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, NSNIS का जो मेन सेंटर है वो पटियाला में है और इससे अलग 3 रीजनल सब सेंटर्स भी हैं, जिसमें सदर्न सेंटर बेंगलोर में है, ईस्टर्न सेंटर कोलकाता में है और वेस्टर्न सेंटर तिरुवनंतपुरम में है। तो इन चारों सेंटर्स को मिलाकर NIS में इस समय टोटल 725 सीट्स हैं अलग अलग गेम्स की। तो कौन से सेंटर में किस गेम की कितनी सीट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं NIS पटियाला की, जो कि मेन सेंटर है। यहाँ से दोस्तों टोटल 11 गेम्स में ये कोर्स अवेलेबल है और 11 गेम्स की टोटल 335 सीट्स हैं यहाँ पर। तो कौन से गेम में कितनी सीट है ये मैं आपको बता दूं। एथलेटिक्स में है 25, बॉक्सिंग में है 50, साइकिलिंग में 30, फेंसिंग में 30, हैंडबॉल में 20, हॉकी में 25, जूडो में 30, वेट लिफ्टिंग में 30, रेसलिंग में 50, वुशु में 25 और योगा में 20। तो इस तरह से टोटल 335 सीट्स हो गई हैं यहाँ पर पटियाला के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं ईस्टर्न सेंटर की, जो कि बेंगलोर में है। यहाँ पर टोटल 10 गेम्स हैं जिनमें आप ये कोर्स कर सकते हैं और 10 गेम्स की टोटल यहाँ पर 240 सीट्स हैं। कौन से गेम में कितनी सीट्स हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एथलेटिक्स में है 25, बैडमिंटन में है 20, बास्केटबॉल में 30, हॉकी में 25, कबड्डी में 30, खो खो में 20, स्विमिंग में 20, टेबल टेनिस में 20, ताइक्वांडो में 20 और वॉलीबॉल में 30। तो इस तरह से टोटल 240 सीट्स हो गई बेंगलुरु वाले सेंटर में। तीसरा जो सेंटर है ईस्टर्न सेंटर, ये कोलकाता में है
यहाँ पर टोटल 4 गेम्स में ये कोर्स अवेलेबल है और इन चारों गेम को मिलाकर टोटल 125 सीट्स हैं यहाँ पर कोलकाता के अंदर। तो कौन से गेम में कितनी सीट्स हैं ये मैं आपको बता दूं। एथलेटिक्स में है 25, आर्चरी में है 30, जिम्नास्टिक्स में है 20 और फुटबॉल में है 50। तो इस तरह से टोटल 125 सीट्स हैं यहाँ पर कोलकाता में। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न सेंटर की, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम वाला जो सेंटर है दोस्तों, यहाँ पर टोटल 25 सीट्स हैं और यहाँ पर सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स हैं, रोइंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग, ये ही स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर। और इनमें 25 सीट्स हैं रोइंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग में। ठीक है, तो दोस्तों इन चारों सेंटर्स को मिलाकर इस समय टोटल 725 सीट्स हो गई हैं एनआईएस में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मैंने सारे पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है। अब एक पॉइंट बच रहा है फीस। फीस कितनी होगी तो मैं आपको बता दूं, फीस के बारे में अभी तक एनआईएस ने अपना प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं किया है। लास्ट ईयर की कितनी फीस थी, 75,000 समथिंग कुछ थी। वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है पहले कितनी थी पिछले साल। तो इस साल जैसे ही प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें फीस के बारे में भी बताऊँगा और आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है ये भी मैं उस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।